हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैडम बोवरी, जिसे कि एक फ्रेंच राइटर गुस्ताव फ्लॉबेयर के द्वारा लिखा गया है। और ये 19th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में से एक है जो कि रियलिज्म को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में पोर्ट्रे करता है। यानी मिड 19th सेंचुरी में जिस तरह की चीज़ें उस समय फ्रेंच सोसाइटी में प्रिवलेंट थी या चल रही थी और नई लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइक उनके स्ट्रगल, उनके डिज़ायर और उनके पैशन, तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुनाओ, इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1851 से लेकर ईयर 1857 के बीच लिखा गया, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में। यानी इस नॉवल को पूरा कंप्लीट लिखने में राइटर को ऑलमोस्ट 5 साल लग गए थे। और फिर ईयर 1856 में इसे सबसे पहली बार एक सीरियलाइज मैनर में पब्लिश किया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 15 दिसंबर ईयर 1856 इन अ फ्रेंच मैगजीन कॉल्ड रिव्यू दी पेरिस। बट उस समय इस वर्क के अंदर मौजूद हार्श ट्रुथ और रियलिज्म की वजह से इसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा अटैक किया गया था फॉर ऑब्ससिनिटी, इमोरलिटी और सेक्सुअलिटी को इतना ओपनली शोकेस करने के लिए। जिसके बाद ईयर 1857 के जनवरी मंथ में इसके ऊपर मुकदमा चला और फिर कुछ ही महीनों के बाद इसके ऊपर से सारे चार्जेस हट गए और ईयर 1857 के अप्रैल मंथ में इसे एक फुल फ्लेश नॉवल के रूप में पब्लिश किया गया, वो भी 2 वॉल्यूम्स में। जिसके बाद ये फिर 19th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से एक बना। देन सेकेंडली, अगर हम बात करें इस टॉपिक के जॉनर और इसके थीम की, तो ये वर्क एक्चुअली 2 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, जिसमें से पहला तो है रियलिस्टिक फिक्शन और दूसरा है लिटरेरी रियलिज्म। यानी इन दोनों ही कैटेगरीज को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस तरह के नॉवेल्स काल्पनिक या फिक्शनल कैरेक्टर्स का यूज़ करके ये हमें रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज को बताने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी में हो सकता है या हुआ है, यूजिंग बिलीवेबल और रियल सेटिंग्स। तो इस तरह के नॉवेल्स में हमें कुछ भी सुपर नेचुरल चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इस तरह के नॉवेल्स जो नेकेड हार्श ट्रुथ होता है तो वो उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं एज इट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी अमंग ऑर्डिनरी पीपल। तो इसमें बस कैरेक्टर काल्पनिक या फिक्शनल हो सकते हैं, बट जो मेन स्टोरी है तो वो रियलिटी को ही दर्शाता है। एंड रही बात इस नॉवल के थीम्स की, तो ये नॉवल काफ़ी सारे थीम से, लाइक फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, फूलिशनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन, वुमेन एंड फेमिनिटी, लव, पैशन एंड रिप्रेशन जैसे कई सारे थीम से ये डील करता है। एंड थर्डली, अगर हम बात करें इस नॉवल के सेटिंग की, तो इस कंप्लीट नॉवल को इसे फ्रांस के 3 टाउन्स में लाइक टॉस्टीज, ह्योनविल और रुआन, इन 3 टाउन्स में इसे सेट किया गया है। सो ओवरऑल ये नॉवल एक ऐसे लेडी के स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जो कि एक सीधे साधे से डॉक्टर की वाइफ होती है, बट वो अपने सीधे साधे से ज़िंदगी से बहुत जल्दी ही बोर हो जाती है और वो एक रोमांटिक और लग्जरियस लाइफ को जीने की इच्छा रखती है, जैसे कि उसने रोमांटिक नॉवेल्स में पढ़ रखे होते हैं अपने बचपन के समय में। तो इसके इन्हीं डिज़ायर्स और पैशन की वजह से पहले तो वो कुछ अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वो कर्जा भी ले लेती है और फिर वो अपने हस्बैंड से इतना झूठ बोलती है कि झूठ बोलते बोलते वो झूठ के जाल में फंस जाती है और लास्ट में वो सुसाइड कर लेती है। और उसके हस्बैंड की भी फिर कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है और लास्ट में उनकी नन्ही सी बच्ची को फिर किसी मिल में जाकर काम करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है मैडम बॉवरी, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस नॉवल की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि चार्ल्स बोवरे नाम के एक यंग मैन जब सिर्फ 15 साल के थे, तो उस समय वो अपने माता पिता के साथ वो फ्रांस के रुआन टाउन में शिफ्ट हुए थे और उनके पेरेंट्स ने उनका एक प्रिपरेटरी स्कूल में वहाँ पर एडमिशन करा दिया था, जहाँ पर स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए या हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता था।
अब देखिए चार्ल्स के जो फादर थे, तो पहले वो आर्मी में एक असिस्टेंट सर्जन हुआ करते थे, बट उन्हें फिर उनके सर्विस से निकाल दिया गया था या एक्सपेल कर दिया गया था, बिकॉज वो किसी इमोरल एक्टिविटी में या किसी स्कैंडल वाले केस में इन्वॉल्व पाए गए थे। अब वैसे दिखने में तो वो काफ़ी हैंडसम थे, बट अंदर से या भीतर से वो बिल्कुल कैरेक्टरलेस इंसान थे, जिन्होंने चार्ल्स की माँ से भी या उनकी वाइफ से भी सिर्फ इसीलिए शादी किया था ताकि उन्हें दहेज मिल सके। और फिर शादी के बाद उन्होंने सारे पैसों को इधर उधर करके बर्बाद कर दिया, जैसे कि शराब पीने में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंड ब्रॉथल हाउस जाकर। और मिडिल एज में पहुंचने के बाद भी वो अपनी वाइफ को यानी चार्ल्स की माँ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनके साथ मिसबिहेव करते थे। इसलिए चार्ल्स की माँ ने फिर अपना सारा फोकस अपने बेटे चार्ल्स के ऊपर शिफ्ट कर देती हैं, और वो ये चाहती थी कि उनका बेटा फ्यूचर में एक डॉक्टर बने। तो अपने स्कूलिंग डेज के दौरान चार्ल्स थोड़े डल, ऑकवर्ड और अनअट्रैक्टिव से दिखने वाले बच्चे होते हैं, जो कि बस एवरेजली स्टूडियस होते हैं पढ़ने में, उतना हाईली इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं जितना कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए होना चाहिए। और प्लस वो थोड़ा लेज़ी भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मेडिसिन वाले कोर्स के एग्ज़ाम में वो एक बार फेल भी हो जाते हैं, बट फिर अपने सेकेंड अटेम्प्ट में काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद वो उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और फिर वो एक डॉक्टर बन जाते हैं। जिसके बाद फिर चार्ल्स की माँ उनकी शादी हिलोइस ड्यूबक नाम की एक लेडी से करा देती हैं, जो कि पहली बात तो वो एक विडो लेडी होती हैं, एक विधवा महिला होती हैं, जो कि उम्र में चार्ल्स से काफ़ी बड़ी होती हैं, और प्लस वो दिखने में उतना अच्छी भी नहीं होती हैं, बट फिर भी चार्ल्स की माँ उनकी शादी ऐसे लेडी से इसलिए कराती हैं क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाली होती है। जिसके बाद फिर वो दोनों कपल्स वो टॉस्टिस नाम के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स फिर अपने मेडिसिन वाले प्रैक्टिस की एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी ज़िंदगी की भी एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे चार्ल्स को ये उम्मीद थी कि शादी के बाद उनकी लाइफ में थोड़ी फ्रीडम और थोड़ी हैप्पीनेस या खुशियाँ ज़रूर आएंगी, बट उनकी वाइफ भी ऑप्रेसिव और बहुत कंट्रोलिंग टाइप की लेडी निकलती है, जो कि उन्हें अपने बस में या कंट्रोल में रखना चाहती थी। बट नेवरदिलेस उनका जो मेडिसिन वाला प्रैक्टिस होता है, तो वो चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि एक रात एक मैसेंजर या एक दूत वहां आकर वो चार्ल्स को ये इन्फॉर्म करता है कि उनके घर से 18 मील दूर एक फार्म हाउस पर मिस्टर रुओ नाम के एक फार्मर के लेग में फ्रैक्चर आ गया है, जिसकी वजह से जब अगली सुबह वो अपने पेशेंट को देखने के लिए उनके घर पहुंचते हैं, उनके फार्म पर पहुंचते हैं, तो वहां पर मिस्टर रुओ की बेटी जिसका नाम एमा होता है, तो वो उसकी ब्यूटी, उसकी एलिगेंस और उसके चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी और इनोसेंस को देखकर वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जितना ट्रीटमेंट के हिसाब से उन्हें विजिट करना चाहिए था, तो वो उससे कई ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहाँ पर विजिट करने लगते हैं। इसीलिए फिर उनकी वाइफ को यानी चार्ल्स की वाइफ को उन पर शक होने लगता है, और फिर इधर उधर से पता लगाकर और इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चलता है कि चार्ल्स अपने जिस पेशेंट को देखने के लिए वो जाते हैं, तो उनकी एक बेटी है एमा नाम की, जो कि बहुत ही सुंदर है और वो कॉन्वेंट में पली बड़ी है, जिससे कि फिर उन्हें सारी बातें अच्छे से समझ आ जाती है, और वो भी फिर चार्ल्स के ऊपर अच्छे से बरस पड़ती हैं, और वो उन्हें खूब बुरा भला सुनाती हैं, और प्लस वो उनसे ये भी प्रॉमिस लेती हैं कि चार्ल्स दोबारा से फिर कभी भी वहाँ पर अपने उस पेशेंट से मिलने नहीं जाएंगे। बट अब इसी दौरान चार्ल्स के माता पिता को कहीं से ये बात पता चल जाती है कि उनकी बहू यानी चार्ल्स की वाइफ उतनी फॉर्चुनेट नहीं है या उतनी वेल्दी नहीं है जितना कि उसने शादी से पहले दावा किया था, और प्लस उसके लॉयर ने यानी चार्ल्स की वाइफ के लॉयर ने जो कि उसके प्रॉपर्टी को संभाल रहा था, तो उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करके वो सारी प्रॉपर्टी को लेकर भाग गया है। तो अब इसी बात को लेकर चार्ल्स के माता पिता और उसकी वाइफ के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त बहस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसकी वाइफ बहुत अपसेट हो जाती है, और वो फिर एक हफ्ते के बाद ही उसे एक स्ट्रोक आता है और उसकी फिर डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, और एक बार फिर से चार्ल्स सिंगल हो जाते हैं। अब इसके फिर थोड़े ही समय के बाद मिस्टर रुओ चार्ल्स को विजिट करते हैं उनके ट्रीटमेंट के बिल्स को पे करने के लिए, और इसके साथ ही वो उन्हें सहानुभूति देते हैं और वो उन्हें अपने फार्म हाउस पर आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे कि फिर चार्ल्स को एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिल जाता है कि मिस्टर रुओ वो इस बात के लिए बुरा नहीं मानेंगे अगर चार्ल्स उनकी बेटी का हाथ रिश्ते के लिए मांगते हैं। तो धीरे धीरे करके चार्ल्स का जो एट्रैक्शन है एमा के लिए, तो वो लव में बदल जाता है, और फिर
कुछ हफ्तों तक खुद को अंदर से तैयार करने के बाद और हिम्मत जुटाने के बाद चार्ल्स फाइनली वो एमा को प्रपोज करते हैं और एमा उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी अच्छे से धूमधाम से शादी होती है जो कि ऑलमोस्ट 3 दिन तक चलती है और पूरे विलेज के और टाउन के सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं और सभी लोग इस शादी के लिए बहुत ही खुश होते हैं सिवाय चार्ल्स की माँ को छोड़कर, बिकॉज उन्हें ऐसा फील होता है दैट उन्हें शादी के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होने का उतना अच्छे से मौका नहीं मिला एंड शी फील्स एज इफ दे वर नेग्लेक्टेड। तो एमा से शादी के बाद चार्ल्स को ऐसा फील होता है कि वो अब एक नए इंसान में बदल गए हैं और उनकी ये नई ज़िंदगी उनके लिए पहले से और ज़्यादा बेटर और हैप्पियर लाइफ की शुरुआत होगी। चार्ल्स अक्सर वो एमा को बस देखते रहते और अपने डोमेस्टिक लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को वो इन्जॉय करते और एमा के साथ वो वॉक पे भी जाया करते और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते। बट एमा का जो इंटरेस्ट था, जो एंथुसियाज़म था चार्ल्स को लेकर, तो वो चीज़ उनके अंदर से बहुत जल्दी फेड हो जाती है क्योंकि जिस तरह के लाइफ के बारे में एमा ने अपने बचपन में सपने देखे होते हैं, अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, रोमांस, पैशन एंड ब्लिस से भरी एक लाइफ के बारे में, तो चार्ल्स के साथ उनकी प्रेजेंट लाइफ उन्हें बिल्कुल भी वैसा वाइब या फील नहीं देती है एंड शी फील्स वेरी बोरिंग बिकॉज बचपन से ही उसका एजुकेशन एक कॉन्वेंट में हुआ था और वहीं पर वो पली बड़ी थी। इसलिए उसे वहाँ की सभी चीज़ें लाइक मिस्टिकल सिंबल्स, वहाँ की स्मेल, कैंडल्स, तो ये सभी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती थी एंड उसके चाइल्डहुड के दौरान ही वहाँ कॉन्वेंट में एक लोकल वॉशवुमन ने या एक कपड़े धोने वाली लेडी ने उसने एमा को रोमांटिक नॉवल से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद से फिर एमा काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स और पोइट्रीज़ को पढ़ने लगी थी और उस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने की वजह से वो भी वैसे ही सपने देखने लगी थी कि जैसे उसे एक प्रिंस से प्यार हो जाएगा। फिर वो दोनों अपने प्यार को पाने के लिए वो मेडिएवल टाइम्स की तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भाग जाएंगे और इसके बाद फिर उनके लाइफ में लव, पैशन और रोमांस होगा। बट जब वो चार्ल्स को ऐसे देखती है तो चार्ल्स उनके उस प्रिंस वाले रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे वो अपने ड्रीम लाइफ से, जिस तरह की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अपने बचपन में सोचा था, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही हैं जितना कि वो उस घर में चार्ल्स के साथ समय बिताती हैं। अब इसी तरह से समय गुजर रहा होता है और एमा अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो नॉवेल्स और मैगज़ीन्स पढ़ती है। बट उसे अपनी लाइफ चार्ल्स के साथ इतनी ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है कि 1 साल के बाद वो सडनली बीमार हो जाती है और वो डिप्रेस भी हो जाती है। जिसके बाद फिर चार्ल्स को ये लगता है कि शायद उसके आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज आने से या लोकेशन में थोड़ा बदलाव आने से मे बी एमा की तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। इसीलिए वो फिर एक नई जगह की तलाश करने लगते हैं और जल्द ही फिर उन्हें यॉनविल नाम के एक नए टाउन में उन्हें एक नया पोजीशन मिल जाता है। और जब वो वहाँ से सब कुछ ऑर्गेनाइज करके वहाँ से शिफ्ट हो रहे होते हैं या जा रहे होते हैं अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में, तो तब हम ऑडियंस को ये पता चलता है कि एमा अब प्रेग्नेंट है और वो अब माँ बनने वाली है। तो चार्ल्स और एमा जब यॉनविल टाउन में पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो वो एक इन या होटल में रुकते हैं जहां पर चार्ल्स वहीं के एक लोकल फार्मासिस्ट मिस्टर होमीस से वो बात करने लगते हैं जिनके साथ मिलकर वो आगे काम करने वाले होते हैं। और एमा वहीं पर मौजूद एक लोकल यंग क्लर्क जिसका नाम लियोन होता है तो वो उसके साथ थोड़ा बातचीत करने लगती हैं। जिसके बाद फिर वो लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पर फ्लो में बात करने लगते हैं। और क्योंकि लियोन ने पहले काफ़ी सारे सेंटिमेंटल नॉवेल्स पढ़ रखे होते हैं और उन दोनों को ही नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती थी, तो इसीलिए उन दोनों को फिर ऐसा लगता है कि उन्हें अपना सोलमेट मिल गया है। बट हाउएवर यॉनविल टाउन में भी एमा को लाइफ पहले की तरह ही धीरे धीरे करके बोरिंग लगने लगती है और इस बार तो खुद चार्ल्स को भी ये नई जगह उतनी कुछ खास पसंद नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये कि इस नए जगह पर उन्हें पेशेंट्स उतना ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी उनके लिए। बट फिर भी वो लोग एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो था उनका होने वाला बच्चा। तो एमा फिर कुछ ही समय के बाद वो एक बेटी को जन्म देती हैं जिसका नाम वो लोग बर्थ रखते हैं। और हालांकि एमा एक बेटे को जन्म देना चाहती थी और फिर थोड़े ही समय के बाद वो अपने मदरहुड के रोल को प्ले करते करते भी वो इतना थक जाती हैं और उससे इतना बोर हो जाती हैं कि वो अपनी बेटी के देखभाल के लिए भी वो उसे नर्स मेड को सौंप देती हैं।
अब एक शाम क्या होता है कि एमा जब अपनी बेटी से मिलने के लिए वो जा रही होती हैं तो तभी रास्ते में उनकी मुलाकात लियोन से हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ वॉक करते हुए वो काफ़ी दूर तक चलते जाते हैं और शाम होते होते इस बात को लेकर पूरे टाउन में ये अफवाह फैल जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। और इस मीटिंग के बाद, इस वॉक के बाद, वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। लियोन अपनी फीलिंग्स को तो वो डायरेक्टली एमा को कन्फेस नहीं कर पाता है, और एमा भी ये सोचने लगती है कि क्या उसे प्यार हो गया है जो वो लियोन के बारे में इतना सोच रही है। तो धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लाइक संडे के गैदरिंग्स में, तो कभी वॉक पे लोगों के साथ। बट ये दोनों कभी भी अकेले उस समय नहीं मिलते हैं, और इनके अंदर उस समय इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये एक दूसरे के लिए अपने पसंद को या अट्रैक्शन को कन्फेस कर सके। और इसके अलावा लिहिरो नाम का एक बहुत ही शैतान या चालबाज किस्म का शॉपकीपर या दुकानदार एमा के पास आकर वो एमा से ये कहता है कि उसके पास सभी तरह के लग्जरी गुड्स एंड आइटम्स अवेलेबल हैं, और अगर एमा को कुछ भी चाहिए तो वो उसे उन चीज़ों को ला कर दे सकता है, और प्लस वो उन चीज़ों को उसे क्रेडिट पर भी दे सकता है अगर वो चाहे तो इनिशियली तो एमा उस शॉपकीपर लिहिरो से कुछ भी नहीं लेती है, बट फ्यूचर में वो उससे बहुत कुछ खरीदती है और फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, लियोन को जब ये लगने लगता है कि वो एमा को हासिल नहीं कर सकता है बिकॉज एमा एक मैरिड वुमेन है, तो लियोन फिर ये डिसाइड करता है कि वो अपने लॉ के स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसे पेरिस जाना चाहिए, और इसीलिए वो फिर एमा को गुड बाय कहकर वो अपने फर्दर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो वैसे तो एमा लियोन के सामने अपनी हिडन फीलिंग्स के बारे में कुछ भी बोलती नहीं है, बट उसके चले जाने के बाद वो बहुत ही सैड और डिप्रेस सी हो जाती है। जिसके बाद फिर अपने मन को बहलाने के लिए वो नए नए कपड़े खरीदने लगती हैं, अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज करती हैं, और इसके अलावा भी वो बहुत कुछ ट्राई करती हैं, बट स्टिल कुछ भी काम नहीं करता है, और वो इस डिप्रेशन वाले स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रही होती हैं। तो अब फिर स्टोरी में एंट्री होती है एमा के एक नए लवर, और मोर स्पेसिफिकली एक सिड्यूसर, एक वुमनाइजर या एक कैरेक्टरलेस रास्कल की, जिसका नाम होता है रोडोल्फ, और जो कि पहले तो वो एमा से प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता है, बट लास्ट में वो उसे धोखा देकर बिल्कुल उसे अकेला छोड़ देता है। तो होता ये है कि एक दिन रोडोल्फ नाम का एक बंदा मिस्टर चार्ल्स के पास आकर वो उनसे ये कहता है दैट उसका एक फार्मर किसी तरह के टिंगलिंग सेंसेशन से सफ़र कर रहा है, और वो ये चाहता है कि मिस्टर चार्ल्स उसके उस फार्मर को ब्लड लेटिंग नाम के मेथड का यूज़ करके ट्रीट करे, जिसमें कि पेशेंट के कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड को उसके बॉडी से बाहर निकाल के उसे ट्रीट किया जाता है, ताकि बॉडी में जो इम्बैलेंस है वो फिक्स हो जाए, और जो नर्वस डिसऑर्डर है वो भी ठीक हो जाए। तो जब चार्ल्स उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो पेशेंट अपने ही ब्लड को देखकर या खून को देखकर वो बेहोश हो जाता है, और जब चार्ल्स एमा को फिर थोड़ी मदद के लिए अपने पास बुलाते हैं तो रोडोल्फ, जो कि एक एक्सपीरियंस वुमनाइजर होता है, तो वो एमा की ब्यूटी को देखकर वो उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, और वो फिर ये सोचता है कि एमा ज़रूर अपने इस हस्बैंड के साथ एक बोरिंग ज़िंदगी को बिता रही होगी, जिसमें कोई भी एक्साइटमेंट या पैशन नहीं होगा। इसलिए वो फिर अपने दिमाग में उसे पाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो वो क्या करता है कि जब टाउन में एक एग्रीकल्चरल फेयर या किसी तरह का कोई मेला लगा होता है, तो वहाँ पर वो एमा के आगे पीछे घूमता रहता है, उसकी तारीफ़ें करता रहता है, और काफ़ी रेस्पेक्टेबल मैनर में वो बार बार उसे हिंट देता है कि वो एमा से जेन्युइनली लव करता है। और शाम को वो लोग जब टाउन हॉल में सब लोग एक साथ सेरेमनी देख रहे होते हैं तो वो वहाँ पर भी मौजूद होता है, और वो एमा के दिल में लव की या पैशन की एक फायर को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद फिर अगले 6 हफ्तों तक वो एमा के सामने नज़र नहीं आता है, वो बिल्कुल गायब रहता है। और जब 6 हफ्ते बीत जाते हैं तो 6 हफ्तों के बाद वो एमा के नज़रों के सामने वापस आता है, और तब तक एमा के भीतर जो उसने पैशन की चिंगारी लगाई थी तो वो अब आग में बदल चुकी होती है। और रोडोल्फ एमा के सामने ये कहता है कि वो इतने दिन तक इसलिए गायब था क्योंकि वो एमा के सामने अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है, वो उसे अपने अंदर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और प्लस वो एमा से ये भी कहता है दैट किस्मत ने शायद उन्हें इसीलिए मिलाया है ताकि वो एक हो सके। तो वैसे तो एमा रोडोल्फ के प्रपोजल्स को इनकार कर देती है, उसे रेजिस्ट कर देती है, बट सीक्रेटली वो मन ही मन वो उसके साथ थोड़ा समय भी अकेले बिताना चाहती थी। तो अब एक दिन ये रोडोल्फ क्या करता है कि वो
एक घोड़े को लेकर आता है और चार्ल्स को ऐसा लगता है कि शायद घुड़सवारी करने से या हॉर्स राइडिंग पर जाने से एमा की तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाएगा। इसीलिए चार्ल्स खुद वो एमा को रोडोल्फ के साथ हॉर्स राइडिंग पर जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं। ऑल्दो एमा इनिशियली खुद भी इस चीज़ के लिए मना करती हैं, बट चार्ल्स उसे ये कहते हैं दैट ये चीज़ उसके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो एमा फिर रोडोल्फ के साथ वो हॉर्स राइडिंग पर चली जाती है और रोडोल्फ उसे जंगल के रास्ते ले जाकर वो उसे अपने प्यार की मीठी मीठी बातों में उलझा कर वो उसके अंदर के रोमांटिक पैशन को जगा देता है और फिर वो उसे अपने सिडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, जेन्युइन लव के नाम पर। जिसके बाद जब एमा घर वापस लौटती है तो एमा अब एक डिफरेंट वुमेन बनकर वापस लौटती है, जिसको कि फाइनली उसका वो लवर मिल गया होता है, जैसा कि हर रोमांटिक नॉवल में सभी हीरोइनों का होता है। और उसके बाद फिर कई हफ्तों और महीनों तक एमा सीक्रेटली छुप छुप कर वो रोडोल्फ से मिलने के लिए जाया करती और कभी कभी तो वो अपने पैशन के आगे इतनी ज़्यादा केयरलेस हो जाती कि वो सुबह सुबह ही वो रोडोल्फ के घर पहुंच जाया करती। बट फिर बीच बीच में क्या होता था कि उसके बचपन के जो संस्कार थे, जो कॉन्वेंट स्कूल के जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स थे, जो मॉरल्स थे, तो वो उसके अंदर जाग जाया करते थे। और एमा के फादर ने भी उसे एक लेटर के थ्रू ये लिख कर कहा होता है कि वो अपनी बेटी की परवरिश पर और अच्छे से ध्यान दे। तो थोड़े समय के लिए उसके मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो जाग जाया करते थे और वो ये सोचती थी कि अब वो चार्ल्स की एक डिवोट वाइफ बनकर रहेंगी और वो अपनी बच्ची का भी अच्छे से ध्यान रखेंगी। इसी वजह से जब रुआन सिटी में एक डॉक्टर के द्वारा क्लबफुट नाम के एक लेग डिफेक्ट को ठीक करने का या क्योर करने का जब एक न्यू सर्जिकल प्रोसीडियर पब्लिश हुआ, तो एमा और हमीज ये दोनों मिलकर वो मिस्टर चार्ल्स को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो इस न्यू प्रोसीडियर का यूज़ करके वो हिपोलिटी नाम के एक सर्वेंट को ट्रीट करें, जिससे कि फिर चार्ल्स पूरे टाउन में पॉपुलर हो जाएंगे और एमा भी फिर अपने लग्जरियस लाइफ को जीने के सपने को पूरा कर पाएंगी। और होमीज के भी कुछ अपने पर्सनल गेन्स इसके पीछे छुपे होते हैं। इसीलिए ये दोनों मिलकर वो चार्ल्स को इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो इस सर्जिकल प्रोसीडियर का यूज़ करके वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करे। हालांकि मिस्टर चार्ल्स इस न्यू सर्जिकल मेथड का यूज़ करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं थे, बट अपनी वाइफ के इतने ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और लास्ट में ये ऑपरेशन फेल हो जाता है और उन्हें फिर एक दूसरे डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है, जिन्हें कि फिर उस सर्वेंट हिपोलिटी के लेग्स को एम्प्यूटेट यानी अलग करना पड़ता है और वो बेचारा अपने पैरों को भी खो देता है। जिसके बाद मिस्टर चार्ल्स की बड़ी बदनामी होती है और हुमीस भी अपने हाथ को साफ करके वो पीछे हट जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मिस्टर चार्ल्स के ऊपर छोड़ देता है। तो अब इस इंसिडेंट के बाद फिर एमा का जो डिसलाइक था अपने हस्बैंड के लिए पहले से ही, तो वो अब इस इंसिडेंट के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अब फिर से रोडोल्फ के साथ अपने अफेयर को दोबारा से रिज्यूम कर देती है। और अब इस बार एमा रोडोल्फ को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है कि वो उसे खुश करने के लिए वो लिहिरो नाम के उस शॉपकीपर से वो ढेर सारी ज्वेलरी, गिफ्ट्स और लेटेस्ट फैशन वाले जो कपड़े होते हैं तो वो उसे लेने लगती है। और इसके अलावा एमा रोडोल्फ को इस बात के लिए भी बार बार बोलती रहती है, कन्विंस करने की कोशिश करती कि वो दोनों कहीं भाग चले एक साथ उसकी बेटी बर्थ को लेकर। तो अब एक दिन ये रोडोल्फ क्या करता है कि ऐसे ही मजाक में ये एमा के इस भागने वाले प्लान के लिए हाँ बोल देता है, बट अंदर से वो बस एमा को अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने वाली एक कॉन्क्यूबाइन की तरह देखता है। बट ऑन दी अदर हैंड वहीं एमा इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस होती है कि वो लिहिरो को ट्रैवल केस और क्लोक जैसी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए भी ऑर्डर दे देती है, ताकि उसका जो प्लान है वो अच्छे से पूरा हो जाए। बट एंड मोमेंट में रोडोल्फ क्या करता है कि वो एमा को एक लेटर के थ्रू वो ये लिखकर बोलता है कि वो उसके साथ भाग नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करने से इससे एमा का ही जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो ख़राब हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और जब एमा फिर इस लेटर को पढ़ती है तो पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी में सुसाइड करने का ख्याल आता है और वो बहुत ही लंबे समय के लिए बीमार रहती है। और मिस्टर चार्ल्स भी एमा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी दौरान लिहिरो भी
एमा के द्वारा ऑर्डर किए गए उन ट्रैवल केस और क्लोक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और पैसों के लिए डिमांड करने लगता है। इसके बाद फिर मिस्टर चार्ल्स को लास्ट में लिहिरो से ही लोन लेना पड़ता है, जिसके कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो अब काफ़ी लंबे समय के बाद फिर एमा धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों से बाहर निकलती है और वो दोबारा से पूजा पाठ करने लगती है, रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगती है और वो ठीक होने लगती है। तो अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि होमेस के कहने पर चार्ल्स एमा को ओपेरा शोज दिखाने के लिए वो उसे रुआन सिटी लेकर जाते हैं, ताकि उसकी हेल्थ पूरी तरह से जल्द ठीक हो जाए। बट वहाँ पर पहुँचने पर उनकी मुलाकात वही पुराने लियोन से हो जाती है, जो कि अपने लॉ स्टडीज़ को पूरा करके वापस रुआन सिटी में लौट आया होता है, और जहाँ पर वो अब एक बड़े से लॉ फार्म के अंडर में काम कर रहा होता है। तो उसे वहाँ इतने सालों बाद वापस देखकर एमा के मन में लियोन के लिए जो लव और पैशन थे वो फिर से जागने लगते हैं। और इसके अलावा चार्ल्स एमा से ये भी कहते हैं कि अगर वो रुआन सिटी में एक और दिन रुकना चाहें तो वो रुक सकती हैं और वो ओपेरा शोज को एंजॉय कर सकती हैं। बट चार्ल्स को अभी कुछ ज़रूरी काम है तो उन्हें तो फिलहाल अभी जाना होगा। तो एमा फिर ये डिसाइड करती हैं कि वो रुआन सिटी में एक और दिन रुकने वाली हैं, जिसके बाद वो फिर अगले दिन वो और लियोन यानी एमा और लियोन वो दोनों एक कैरियज में या बग्गी में बैठकर वो पूरे शहर को ट्रैवल करते हैं, बट अपने कर्टन्स को या पर्दों को गिरा कर या क्लोज करके। और जब एमा फिर वापस अपने घर लौटती हैं तो उन्हें फिर ये पता चलता है दैट एमा के जो फादर इन लॉ थे यानी चार्ल्स के जो पिता थे तो उनकी डेथ हो गई है। जिसके बाद फिर लिहिरो वहाँ पर आकर वो एमा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसके पास अब उसके फादर इन लॉ की भी फॉर्चून या प्रॉपर्टी आ गई है, और वो फिर उससे अपने पहले के सामान के जो पैसे ड्यू हैं तो वो उससे मांगने लगता है। और एमा उससे ये कहती है कि फ़िलहाल तो अभी उसके पास पैसे नहीं है। तो लिहिरो फिर उसे सजेस्ट करता है कि वो चार्ल्स से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ले या अथॉरिटी ले ले अपने फादर इन लॉ के प्रॉपर्टी के ऊपर, ताकि एमा डायरेक्टली अपने सारे ड्यूज एंड डेब्ट्स को क्लियर कर सके। तो एमा फिर क्या करती है कि पहले तो वो एक डॉक्यूमेंट को रेडी करवा के वो उसे चार्ल्स को दिखाती है रिगार्डिंग द मैटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल। बट फिर वो उसे ये कहती है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, और वो लियोन को जो कि अब एक लॉयर बन चुका है तो वो उससे इस बारे में एक बार बात करना चाहती है। तो चार्ल्स फिर इस बात के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद फिर एमा रुआन सिटी जाकर वो लियोन के साथ 3 दिन तक समय गुजारती है। और इसके बाद फिर वो चार्ल्स से ये झूठ भी बोलती है कि उसे पियानो के लेसन्स लेने हैं रुआन सिटी में मौजूद एक वेल नोन पियानो टीचर से। जिसके बाद फिर वो हर थर्सडे रुआन सिटी में जाया करती है और वहाँ पर वो लियोन के साथ समय बिताया करती है और अपने रोमांटिक पैशन को फुलफिल करती है। अब इसके बाद फिर एक दिन लिहिरो एमा के पास आकर वो दोबारा से उससे पैसों के लिए डिमांड करता है। जितने भी चीज़ें उसने क्रेडिट पर लिया होता है तो वो उसके लिए उससे पैसे मांगता है। और जब एमा उसे ये कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं तो वो उसे सजेस्ट करता है कि एमा अपने फादर इन लॉ के प्रॉपर्टी को बेच दे, और इस बार तो वो अपने साथ एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर को भी लेकर आया होता है। तो एमा अपने प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रेडी हो जाती है। बट लिहिरो क्या करता है कि वो एमा से डायरेक्टली पैसे सीधे सीधे लेने के बजाय वो उससे ये कहता है कि वो 6 महीने बाद भी पेमेंट कर सकती है, जिससे कि एमा ने जो इतने सारे चीज़ों को क्रेडिट पर लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो फिर दे नहीं पाएगी। बट एमा इतना ज़्यादा सोचती नहीं है और वो लिहिरो के इस बात पर भी राज़ी हो जाती है। और इन 6 महीनों के दौरान वो लियोन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और बेहिसाब पैसों को खर्च करती है। एंड इवन लिहिरो ने भी एमा और लियोन को एक साथ किसी होटल के पास देख लिया होता है। और रही बात लियोन की, तो लियोन के एम्प्लॉयर ने या बॉस ने भी उसे एडवाइस किया होता है कि वो एक मैरिड वुमेन के हाथों में या चंगुल में फंस गया है और उसे जल्द से जल्द खुद को उससे फ्री करा लेना चाहिए। एंड इवन लियोन के मदर को भी किसी एनोनिमस लेटर के थ्रू ये वार्निंग मिलती है कि उसका बेटा एक मैरिड वुमेन के साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। जिसके बाद लियोन फिर अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो अब दोबारा से कभी एमा से नहीं मिलेगा। तो अब एमा लियोन के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती है कि उसे अब ये सीक्रेट रोमांटिक अफेयर भी एक मैरिड लाइफ की तरह बोरिंग लगने लगता है। और उनके बीच में जो एक्साइटमेंट था, जो पैशन था, तो वो अब उन दोनों के बीच में ही एक दूसरे के लिए ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद फाइनली इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि इस स्टोरी के लास्ट में लिहिरो जब एमा के पास एक आखिरी बार आता है और वो उसे अपने सारे पैसे एक बार में मांगता है, तो एमा फिर उस मोमेंट में घबरा जाती है कि वो इतने पैसे कहाँ से ला कर देगी।
थी, इसीलिए वो उसे थोड़ा टाइम मांगती है। बट इस बार लिहिरो एमा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वो उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए या उसके सामने भीख मांगे। तो जब लिहिरो नहीं मानता है तो एमा फिर क्या करती है कि पहले तो वो लियोन के पास जाती है ताकि वो उसे लोन दिला दे। बट लियोन इस काम में नाकामयाब होता है और वो फेल हो जाता है। फिर वो एक दूसरे बंदे के पास जाती है, तो वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ से भी चली आती है, वापस लौट आती है। और फिर लास्ट में वो अपने पुराने लवर रोडोल्फ के पास जा पहुंचती है, जो कि उसे सीधे सीधे मना कर देता है। इसके बाद एमा को ऐसा लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और वो फिर एक फार्मेसी में जाकर वो जस्टिन नाम के बंदे को ये कहती है कि उसे रैट पॉइजन की तलाश है। और क्योंकि जस्टिन नाम का जो वो बंदा होता है तो वो एमा का दीवाना होता है, तो वो बिना होमिस से पूछे वो एमा को उसके अंदर यानी फार्मेसी के अंदर मेडिसिन को देखने की परमिशन दे देता है। और एमा वहाँ अंदर जाकर वो आर्सेनिक नाम के एक डेंजरस केमिकल कंपाउंड को कंज्यूम कर लेती है, और अपने घर पहुँचते पहुँचते वो बुरी तरह से बीमार हो जाती है। जिसके बाद चार्ल्स एमा को बचाने के लिए वो एक रिनाउंड फिजिशियन को भी बुलाते हैं, बट कुछ भी उस समय पर काम नहीं करता है और लास्ट में एमा की डेथ हो जाती है। जिसके फिर कुछ समय के बाद चार्ल्स को अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है लिहिरो को पे करने के लिए, और अपनी बिलवेड वाइफ को खो देने के गम में वो काम करना भी छोड़ देते हैं। और फिर एक दिन जब उन्हें एमा और रोडोल्फ के सीक्रेट लव लेटर्स कहीं से मिल जाते हैं, तो उन लव लेटर्स को पढ़कर वो गम में और शौक की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। और लास्ट में फिर उनकी बेटी बर्थ को भी एक पुअर से आर्न के पास भेज दिया जाता है, जो कि फिर उसे किसी कॉटन मिल में काम करने के लिए भेज देती है ताकि वो खुद से पैसे कमाकर जी सके। तो इस तरह से नॉवल ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।